वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। माय नेम इज सोहेल तुर्की एंड आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आपके परिवार में सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को लेके काफ़ी संजीदा भी होंगे और बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरीके से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। आज इस सेगमेंट के अंदर हम काफ़ी सारी नई चीज़ें करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये ख्याल होता है कि आखिर यूपीएससी हिस्ट्री गुरु आज क्या नया लेके आया है। सो मेरी भी उम्मीद होती है कि मैं आपको कुछ नया दूं। ये कंप्लीट सीरीज अब कम से कम 4 दिन तक चलने वाली है। इस सीरीज के अंदर हम लोग पूरा इंटायरली यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए ये होती है कि हमें यही नहीं पता होता कि आखिर हमारा पूरा करिकुलम जो यूपीएससी ने बनाया है उसको किस तरीके से हम लोगों को करना है। यानी बात इस तरीके से बनती है, बहुत सारे बच्चे ये परेशान रहते हैं कि आखिर क्या दिया गया है यूपीएससी के सिलेबस के अंदर और किस तरीके से हम लोगों को इंटायरली इस चीज को समझना पड़ेगा। आज इस वीडियो से उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से पता चले कि आखिर किस सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट दिए गए। चूंकि आप सब जानते हैं एक बहुत ही वास्ट है, मैं भी चाहता हूं कि इन डिटेल में बात की जाए, अच्छे से बात की जाए, बुक्स के बारे में बात की जाए। तो इस पूरे सेगमेंट को हम लोग इस तरीके से करेंगे कि आज हम सिर्फ हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिटी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और इस तरीके से पूरे जीएस के 4 सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। ये खाली ये नहीं है आपको दिखाना कि क्या यूपीएससी आपसे मांग रहा है, उसके ऊपर एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस करना पड़े और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे पास एक कॉपी आती है और हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हम लोगों को जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है कि सर आखिर इस सिलेबस के अंदर सीधा सिंपली ये लिखा गया है कि इस चीज के बारे में बताइए, और डिफाइन करने में बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो से उन बच्चों को तो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो अभी अपनी शुरुआत शुरू कर रहे हैं और उनका भी जो ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत सिंपल तरीके से बता पाऊं ताकि आपको ये सबसे इजिएस्ट वे में याद रहे। कहते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में 50% जर्नी उनकी पहले ही कंप्लीट हो जाती है जिनको इंटायरली यूपीएससी सिलेबस के बारे में पता होता है। यानी अगर आप इस पूरी 4 दिन की वीडियोस को अच्छे से समझ पाएंगे तो 50% आप क्वालिफाई कर गए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिना सिलेबस देखने के, बिना करिकुलम देखे ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं और वो क्या करते हैं, वो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। बुक के अकॉर्डिंग कभी नहीं पढ़ा जाता। जो हमें यूपीएससी ने बताया है वही करना है, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। क्योंकि आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। आपको ना तो कोई हिस्टोरियन बनना है, ना ही आपको कोई जियोग्राफी में पीएचडी करनी है और ना ही आप लोगों को इस सब्जेक्ट को इतना रिजिड बना देना है ताकि आपका ये पूरा सिनेरियो खत्म ही ना पाए। लिमिटेड टाइम है आपके पास, समय का सही से प्रयोग करना है। सो आज यूपीएससी हिस्ट्री गुरु आपको हिस्ट्री में इंटायरली एनालिसिस करवाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे इसी तरीके से ये 4 सीरीज में आएगा और उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। जरूर देखिएगा। और उन लोगों के लिए जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं। आज बिफोर आई शुड स्टार्ट, अगर आपका कोई भी प्रश्न रिगार्डिंग मेरी क्लासेस को लेकर कोई भी ऐसा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या यूपीएससी हिस्ट्री गुरु @gmail.com पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग सबसे पहले इस पूरे इंटायरली क्या चीजें कर रहे हैं, ये वर्ड जो है ना ये एनालिसिस है। यानी एक तो हम ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि सिलेबस क्या है, यूपीएससी ने क्या क्या दिया है, लेकिन एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस का मतलब यह है कि चीजों को सही ढंग से, सही ढंग से पढ़ना और सही ढंग से समझने की जरूरत है और उसी को एनालिसिस कहते हैं और यूपीएससी अक्सर इसी का नाम है। और ये आपको समझ में आ गया तो भाई समझ लीजिए कि 50% आपका ये जर्नी इजी होने वाली है और क्वालिफाई भी होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आता है, दैट पार्ट इज नोन एज एंशिएंट हिस्ट्री। आप सब जानते होंगे और आई होप आप लोग इस पार्ट के अंदर
क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिन पे हमें सबसे ज्यादा बात करनी है। अब देखिए, आपको सबसे ज्यादा पहले यह समझना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं जीएस की, और ये है GS1, ठीक है ना बेटा। और GS1 का पहला पार्ट हमारे पास आता है एंशिएंट हिस्ट्री। अब सवाल ये है कि इसमें क्या क्या यूपीएससी हमसे पूछता। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट चीज आपको जो पढ़नी है, यहां पे लिखा होगा आपको कि प्री हिस्टोरिक एज। अब हमें क्या होता है कि हमारे लिए, अगर आप खुद यूपीएससी का सिलेबस चेक करेंगे तो वहां पे सिर्फ यही लिखा है कि प्री हिस्टोरिक एज के बारे में बताइए, फिर लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आगे कोई चीज मेंशन नहीं की है। हम क्योंकि एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें भी क्या पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि इसमें क्या पढ़ना है। यानी जैसे ही आप लोग बुक अपनी खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आपको वैदिक सोसाइटी के बारे में बोला है, इतना ही बोला है, लेकिन वैदिक सोसाइटी में क्या पढ़ना है वो भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। और उसके बाद रिलीजन इन द वैदिक सोसाइटी, रिलीजन इन द वैदिक सोसाइटी पढ़ना है, तो वो क्या पढ़ना है हमें। तो सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा और डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहली चीज देखिए, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो प्री हिस्टोरिक फेज के बारे में बता रहा है। इस फेज के अंदर आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले पैलोलिथिकल एज, पैलोलिथिकल एंड नियोलिथिकल एज इन इंडिया, ये इंडिया की बात कर रहा है बेटा। भारत के अंदर बताइए कि ये जो चेंज आई है प्री हिस्टोरिक में, एक ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलोलिथिकल एंड नियोलिथिकल एज, द कल्चर एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग दिस एंशिएंट पीरियड, यानी कि इस पीरियड के बारे में आप बताइए कि क्या क्या बदलाव आए। अब ये हिंदी में बनता है पाषाण काल, डू रिमेंबर। अब इसके बीच में पैलोलिथिकल भी आया और फिर लास्ट में आपको बोलता है नियोलिथिकल एज भी आया। तो पैलोलिथिकल के बाद आपको मीजोलिथिकल भी पढ़ना पड़ेगा। अब याद करिएगा, आपको ये भी याद होगा कि इसमें कॉपर एज वगैरह के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, आयरन एज के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो डायरेक्टली यहां से सवाल जो बन सकता है वो आपको याद करना पड़ेगा कि यहां पे अक्सर सवाल जो है वो साइट्स के बारे में पूछता है। कहता है कि कौन सी चीज कहां पे मिली हम लोगों को, यानी कौन सा पत्थर कहां पे मिला हम लोगों को, उसके बारे में सबसे सवाल ज्यादा करता है। फिर उसके बाद जो एरियाज है वो पूछता है कि किस एरिया के अंदर हमें वो मिला। याद रखिएगा, यहां पे आपसे क्रॉनिकल ऑर्डर पूछा जाता है। क्रॉनिकल ऑर्डर पहले कौन सा आया, दूसरा स्टोन एज कौन सा आया, क्रॉनिकल ऑर्डर पूछता है। अगर आप इन तीन चीजों पे ध्यान देते हैं तो आपका पहला चैप्टर बहुत इजीली कंप्लीट हो सकता है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए क्लास 6 की एनसीईआरटी का आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको तमिलनाडु का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से ये कंप्लीट किया जा सकता है। अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो यहां हम पूनम दलाल की बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां से हमें निकल सकता है। वहां पे भी काफी सारी चीजें दी है अकॉर्डिंग टू द बुक्स, आप कौन कौन सी बुक पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी यहां से सवाल निकालता है। तो सिलेबस के एनालिसिस के हिसाब से सेकंड चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ये देखने को मिलता है कि हर साल मतलब एवरी ईयर आपको एक सवाल तो देखने को मिलेगा मेंस एंड प्री एग्जामिनेशन में, दोनों में देखने को मिलेगा। अब मेंस एंड प्री एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली बेटा आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे से कोई गलती ना हो। तो आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंसेप्टेशंस, उसके बाद फेजेस ऑफ द सोसाइटी। अब फेजेस ऑफ सोसाइटीज का मतलब क्या है, फेज बताने हैं कि सोसाइटी कैसी थी। अब इसमें फेज में क्या है, तीन चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। तो पहले बताना पड़ता है अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, मिडल वाले में क्या हुआ, लेटर में क्या हुआ, यानी इस तरीके से सोसाइटी किस तरीके से इमर्ज हुई। अब ये आपको यूपीएससी ऑलरेडी अगर दिया हुआ है कि फेज बताइए सोसाइटी के, तो आपको फेज पढ़ना पड़ेगा। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़े। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो सीधा पढ़ते अर्ली वैदिक एज और बात खत्म। नहीं, स्ट्रेस डालें, यहां से सवाल बना है, यहां से मेंस के लिए भी बनता है और प्री के लिए। अगर आपने अभी तक फेजेस नहीं पढ़े तो बहुत बड़ा ब्लेंडर कर ही चुके हो आप। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले से स्टैब्लिश नहीं थी, समय लगा होगा, पहले लोगों ने कुछ चीजें जानी, फिर उसके बाद एक समय आया सर वो थोड़े बहुत
एक मैच्योर फेज में चले गए, यानी उनको चीजों के बारे में पता चला, और एक डिक्लाइन फेज भी आया जहां पे सारी चीजें खत्म भी हो गई। बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं आया यार, अगर यूपीएससी ने अपने सिलेबस के अंदर बताया है कि फेज पढ़ना है तो व्हाई नॉट रीड दैट प्रॉपरली, फेज को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी, इवन इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ तमिलनाडु चैप्टर नंबर 2, वहां से कंप्लीट करें। नहीं तो स्टैंडर्ड बुक्स में आप किसी की बुक भी यूज करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू यूज द नेम ऑफ द बुक, जो बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड बुक से ये इसका नोट एक बनाएं, इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड पॉइंट इसमें उनकी इकोनॉमी के बारे में बताइए कि आखिर उनका समाज था कैसा, वो किस तरीके की इकोनॉमी करते थे, ट्रेड किस किस चीज का होता था। अच्छा सर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस चीज का करते थे, बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता है। भाई दिया हुआ है, यूपीएससी ने बोला मैं इकोनॉमी के बारे में पूछूंगा। एंड कल्चर, कल्चरल विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर के बारे में अगर हम देखें तो प्लीज बेटा मैं आपको पूरा एनालिसिस करवा रहा हूं, आप कुछ मत करिए, आप एक काम करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करिए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने सारे सवाल यहां से निकले हुए हैं। जब पता है आपको, जब क्लियरली मेंशन कर रहा है वो कि कल्चर और इकोनॉमी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो व्हाई नॉट। सी मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया रेड में, इवन दिस फेज इज ऑल्सो अंडरलाइन इन द अंडर करने के लिए इन दोनों पे ध्यान रखना है। डिक्लाइन एंड एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अब देखिए यहां पे जब डिक्लाइन का वर्ड है ना, तो डिक्लाइन में आप लोगों को क्या पूछता है यूपीएससी। अब मैं थोड़ा थोड़ा आज मौका भी है और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ हेल्प हो पाए मेरे से। जब हम डिक्लाइन की बात कर रहे हैं ना बेटा, डिक्लाइन एंड एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन, यहां पे आपको थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। सो प्लीज यहां पे अगर आपने थ्योरीज नहीं पढ़ी है उनको पढ़ लीजिए। अब इसे अलग अलग थ्योरीज आएंगी आपको। अब थ्योरीज जैसी आती है कि कुछ कहते हैं कि सर, इवन दो बहुत अच्छे से वहां पे लिखा भी है, कुछ कहते हैं कि सर ये जो है वहां पे फ्लड आया, कुछ कहते हैं कि सर फेमिन आया, कुछ कहते हैं कि सर वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा भूकंप आ गया, कुछ कहते हैं कि सर ये आर्यन इन्वेजन की वजह। आपको सब थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी। या अगर आपको ये लगता है कि किसी टीचर ने एक आके नहीं ये नहीं पढ़ना है, भाई अगर ये यूपीएससी ने लिखा है कि डिक्लाइन के बारे में मैं पूछूंगा एंड एंड ऑफ द सिविलाइजेशन कैसे हुआ बताना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना छुपा सकते हो आप। तो यहां पे जब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए तो एक ये पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट में, इन द पार्ट सेकंड, तो पार्ट 3 के अंदर मेरी इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट होनी चाहिए। पार्ट फर्स्ट में फेजेस, पार्ट 2 में इकोनॉमिक एंड कल्चर, एंड पार्ट 3 में डिक्लाइन एंड एंड ऑफ दिस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ना आपको पढ़ना ही है। अब मुझे नहीं पता लगता है कि बंदा क्यों इतना पढ़ रहा है, जबकि यूपीएससी ने बोला है कि मैं इसी से सवाल पूछूंगा। थर्ड, अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ द अर्ली फॉर्मिंग एंड द पेस्टोरल सोसाइटीज। भाई कितने बच्चों ने ये पढ़ा होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पढ़ा कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी अर्ली एज के बारे में, यानी कि अर्ली सोसाइटीज के बारे में बता रहा है। कैरेक्टर्स ऑफ द अर्ली फॉर्मिंग किस तरीके से होती थी, यहाँ की पेस्टोरल सोसाइटी कैसी थी, जो पशुपालन किया करते थे, जो समाज को समाज के अंदर फार्मिंग वगैरह करते थे, उनके बारे में ये बताता है, क्योंकि ये लिंक करवाएगा आपको वैदिक कल्चर के साथ। क्लास 6 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 में आप देखेंगे और यहां पे आपको पता चलेगा वैदिक सोसाइटी। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहां से मैं सिर्फ रेड कलर लगा रहा हूं तो यहां से समझिएगा वैदिक सोसाइटी में क्या पढ़ना है। वैदिक सोसाइटी में सबसे पहले आपके पास एंशिएंट टेक्स्ट होनी चाहिए। भाई यहां पे जब आप टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो आपके पास कितनी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी बेटा? सर हमारे पास हो जाएगी ऋग्वेदा, ऋग्वेदा को हमने अलग से पढ़ना है। फिर हमारे पास लेटर वैदिक पीरियड में आ जाएगी सामवेदा, फिर हमारे पास यजुर्वेदा, फिर हमारे पास अथर्वा वेदा। तो ये सारी वेदा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सनी ऋग्वेदा से इस फेज तक जाने में क्या क्या हुआ वो दिया हुआ है। वैदिक सोसाइटी, द एंशिएंट टेक्स्ट एंड ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऋग्वेदा टू द न्यू वैदिक फेज। ऋग्वेदा से न्यू फेज के अंदर जब हम लोग आए तो क्या फर्क देखने को मिला? तो सोसाइटी बहुत चेंज हो गई थी, बिल्कुल। तो प्लीज अब यहां पे हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। रिलीजन इन वैदिक सोसाइटी अलग से पढ़ना, पूरा पार्ट ही। और यार हर साल इसमें से कहीं ना कहीं प्री में और मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटिक्स कैसी थी, सोसाइटी किस तरीके से प्रीच, एंड उपनिषद
वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहां से प्री के क्वेश्चन आपके लिए निकलते हैं, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, कीप दैट। और उसके बाद अब वर्ना एंड पैट्रियार्कल सिस्टम के बारे में बताइए। वर्ना सिस्टम में आपकी थेरीज ही आ जाएंगी, काफी सारी थेरीज यहां पे भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, और इस तरीके से आप एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हैं। भाई इससे बेस्ट वे कुछ नहीं हो सकता कि हमें सर किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको फिर से लग रहा है कि यार गड़बड़ है, अगर आपको ये पता ही नहीं है, अगर आज इस वीडियो के बाद आपको ये दिखा कि हमने कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें छोड़ दी हैं, तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी डिमांड्स, एंड one must be able to trial and demarcation what to study and what not to study. You keep in mind that it is not about a history, it is about to qualify the UPSC examination, and they have given you a certain guidelines and you have to go through by that. Even you cannot put your own interpretation by that, like sir I can do this or मुझे ये करना चाहिए था, you know. It's not like that. Keep in mind that the first and the foremost important is, like, do remember that you are preparing for the UPSC examination, not for the academy. अब यहां पे ये क्लियर होता है, और उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द एंशिएंट हिस्ट्री में एक और चीज। देखिए कितना है, लेकिन कैसे पढ़ना है। स्टेट फॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन किस तरीके से हुई, कैसे बना स्टेट, सोचे, और अर्बनाइजेशन कैसे हुई। लाइक दिस पार्ट यू विल गेट फ्रॉम द क्लास 6 एनसीईआरटी। क्लास 6 एनसीईआरटी में आपको ही पढ़ने को पड़ेगा महाजनपदास एंड द जनपदास, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड हियर यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मगधा, मगध के बारे में आपको पता चलेगा, एंड द राइज ऑफ द नंदा डायनेस्टी एंड द राइज ऑफ द हरियंका डायनेस्टी। बहुत सारी डायनेस्टीज आपको यहां पे पढ़ने को मिलेंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। एंड दिस इज लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट। I will keep this into like 50-50, but yeah, question आने के chances हैं, but not in the red underline. लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर रिलीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से सवाल आते हैं, क्वेश्चन पूछेगा द राइज ऑफ बुद्धिज्म किस तरीके से हुआ, फैक्टर क्या थे, क्यों हुआ, स्प्रेड कैसे हुआ बुद्धिज्म, एंड एट द सेम टाइम you need to understand here you will get about the and Jainism, same Jainism. लेकिन keep in mind that here you will get a question about the sect. अलग अलग sects बताइए उस समय कितने sect Jainism के थे और Buddhism के थे। Then the rise of the Mauryan Empire, expansion of the empire during the Iron Age under the Chandragupta and the exploration of Greek ambassador Megasthenes के बारे में बताइए। भाई आए ना फिर Megasthenes और चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ ले, चंद्रगुप्ता क्या बोलता है किस तरीके में। थोड़ा सा साइड हो गया ताकि आप लिख भी पाए तो बेटर होगा, अगर आप इसको लिख ही लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज आई कैन सेंड यू द ऑल पीपीटीज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, बट डू यू रिमेंबर दैट you need to go through by these all the important part of the Iron Age under the Chandragupta Maurya, and even though here you will get about एक आपको अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कौटिल्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा, व्हाई मौर्यन एम्पायर वाज सो मच इंपॉर्टेंट, मगध के एरिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, किस तरीके से इन्होंने इंटायरली सारे जो बाकी के एरियाज थे उनको अपने अंडर किया। मौर्यन एम्पायर जो है सबसे बड़ा एम्पायर था, और उसके बाद अशोका आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। द राइटिंग ऑफ अशोका, द प्रीचिंग ऑफ धम्मा, डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड कीप इन माइंड दैट आपको यही चीजें करनी है। भाई ऊट पटांग मत पढ़िएगा मेहरबानी करके, कुछ नहीं आता है। और ऐसे एवोल्यूशन ऑफ जाति सिस्टम किस तरीके से इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम के बारे में बताइए। द चेंजिंग नेचर ऑफ दी सोसाइटी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद क्या चेंज आई, क्योंकि अशोका के जाने के बाद कोई इस तरह स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आया जो इंडिया को बहुत होल्ड करके रखता, काफी सारी चीजें बदल रही थी। उस समय के बारे में बताइए कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो चेंज आया ना सोसाइटी में, उसके बारे में बताइए। बहुत चेंज ये आया कि आप याद रखिएगा कि ब्राह्मणाइजेशन का रिवाइवल होगा, दोबारा आएगा, और अशोका का समय बुद्धिज्म बहुत ज्यादा था, उसके बारे में ये पूछ रहा है। नाउ स्टेट फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो भाई अब यहां पे कुछ डायनेस्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। उन डायनेस्टीज, यहां पे मैं प्री के क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा, प्री के पॉइंट पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा आता है।
अगर यहां पे आप देखेंगे द पेनिनसुला एंड द राइज ऑफ द सत्यवानास डायनेस्टी, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइज ऑफ द सत्यवाना डायनेस्टी इन द डेक्कन प्लेटू and the development of the society and the culture in the southern part of the subcontinent. So do remember the Satyavana dynasty is going to be important for the pre-examination, even it will come for the mains examination. I hope आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो भाई दिया हुआ है तो पढ़ लो। संगम लिटरेचर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, मेंस के लिए। तो संगम में आपको याद करिएगा कि संगम हुआ करती थी, अर्ली तमिल लिटरेचर्स की यहां पे बात हुई है, 3 मेजर डायनेस्टीज यहां पे मिला करती थी, संगम हुआ उनके बीच में, चोला, चेरास एंड पांड्यास। पांड्यास से सबसे पहले स्टार्ट हुई, यहां पे बहुत सारी लिटरेचर था, कंपाइल किया गया, आई होप आपने सुना होगा, जिसमें हमें सीला पहाड़ी कर्म के बारे में इत्तो गोई, उसके बाद पति नैन किन्ना कन्ना को, आई होप की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा, क्योंकि साउथ की बुक्स है, काफी सारी बुक्स जो है यहाँ पे एंथोलॉजीज बनाई गई, मीनिंग्स दिए गए, नए नए टर्म्स निकल के आए। सो इस संगम लिटरेचर डेवलपमेंट ऑफ अर्ली तमिल literature in the southern India, only focus on the Tamil literatures. Tamil literatures कैसे आई, so quite very much important, and do remember that they are going to put a question from the part the administration as well. वहां पे चीजों को कैसे, मंडलम किस तरीके से यूज होता था, and do remember about the Cholas, Cheras and Pandyas. अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा। Indo-Greek empires, the rise of the Sakas, फिर से अगेन प्रीवियस प्रीलिम्स क्वेश्चन के लिए, प्रतिहांस एंड द कुशान एम्पायर, वेरी वेरी मच एम्पायर हियर यू हैव टू रीड अबाउट द कनिष्का, द क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट बाय मग, क्योंकि बुद्धिज्म एम्बैरेस किया था। इन द नॉर्थन वेस्ट एंड एंड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लैंडमास, किंग कनिष्का कॉन्टेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड, किस तरीके से दूसरे वर्ल्ड को मिले। भाई अगर एक बच्चा इसको फॉलो कर लेना यार, कुछ भी नहीं छूटेगा उसका, लेकिन उसको पता होना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी भी एंशिएंट हिस्ट्री है। द राइज ऑफ ए न्यू रिलीजन, द क्रिएशन ऑफ ए डिस्टिंक्ट रिलीजन सेक्ट सच एज शिविज्म एंड भक्तिविज्म। यार कितनी बार यूपीएससी पूछ चुका है, इसी दो को पढ़ लोगे तो भी प्री का क्वेश्चन निकल जाएगा। ये दोनों पढ़ना पड़ेगा कि नए रिलीजन आए, शिव के ऊपर और भगवतिज्म के ऊपर। डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इन 2 सेक्ट, द हिनयाना एंड महायाना बुद्धिज्म, द राइज ऑफ जैनिज्म। भाई ये अलग से पढ़ना पड़े, मैंने कहा ना सेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत अलग से एनालिसिस करके मैंने डाला है कैसे पढ़ना है। गुप्ता डायनेस्टी एंड सक्सेसर्स उनके कौन से थे, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्न एम्पायर। वाह यार, ये अगर एक बच्चे को पता चल जाए कि ये पढ़ना है ना, तो कितनी इजी जर्नी हो जाए। आज के बाद तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये एनालिसिस है सारा कि आखिर यूपीएससी क्या डिमांड करता है। सिलेबस एनालिसिस के तौर पे ये क्लास है, सो होपफुली कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नो कम टू द पार्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों को कहां कहां पे ध्यान देना है। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद आपके पास पार्ट आता है आर्ट इन कल्चर। आई होप आप आर्ट इन कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक का इस्तेमाल करते होंगे, यानी इस बुक का इस्तेमाल करते हैं। काफी बड़ी बुक है, तो होपफुली अब मेरे बुक पास बुक भी है, तो बच्चा क्या करता है कि इसके लिए डिफिकल्ट है। सो इसमें अगर मैं बात करूं तो काफी सारे चैप्टर्स मेरे पास पड़े हुए हैं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इंडियन पेंटिंग। सो बुक सामने है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी बुक के थ्रू अगर हम बात करें, अब क्या है कि हम बुक को फॉलो नहीं करते, बुक हम पढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यूपीएससी ने हमें क्या डिमांड किया है। द टोटल पेज वी हैव देयर इज नियर अबाउट लाइक वन, आई थिंक मोर देन या क्वाइट बल्की बुक, बट स्टिल आपको पढ़नी पड़ेगी। बट हम ये करें, जरा देखें क्या क्या पढ़ना है। सी द इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यूपीएससी के सिलेबस के एनालिसिस के मुताबिक इंडियन पेंटिंग इज क्वाइट वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लासिकल डांस फॉर्म क्या क्या होते थे, इंडियन पेंटिंग आपको पता है कि अलग अलग फॉर्म में आई। क्लासिकल डांस, और क्लासिकल डांस के अंदर भी क्या पढ़ना है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर घुंघरू कहां पे यूज होते हैं, मेल और फीमेल जो करते हैं वो कौन सा होता है, इसके अंदर कौन कौन से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। फोक डांस जो है वो अलग अलग तरीके के कहां पे, विल बी फॉर प्री एग्जामिनेशन, बट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। क्लासिकल म्यूजिक्स, अब क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास म्यूजिक जो है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक भी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो म्यूजिक है, क्योंकि याद करिए कि म्यूजिक के लिए हम लोगों को संवेदा का भी इस्तेमाल करना पड़ा था, और पपेट्रीज वगैरह, पोट्री वगैरह, ड्रामा, थिएटर। वेल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, ड्रामा एंड थिएटर एंड मार्शल आर्ट, आई विल से कीप इट अवे, लाइक उतना ज्यादा नहीं आता है, बट दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज द इंडियन आर्ट इन कल्चर इज कंसर्न। लाइक
इंडियन पेंटिंग, क्लास डांस, फोक डांस, क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिक, डांस इज वेरी मच इन पेंटिंग। तीन चीजें तो वैसे भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। और उसके बाद हमारे पास इंडियन हेरिटेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द लिटरेचर पार्ट। Yeah, that's about the literature part. I hope I'm no, yeah, that's great. Like, oh, yes. This is very much important for the literature part here, sir. Literature के लिए क्या करें? अब लिटरेचर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हम लोग तो इतना बता दें। देखिए, ये लिटरेचर पार्ट जो आपका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लिटरेचर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बहुत सारा सवाल जो है वो लिटरेचर से पूछे जाते हैं अगर लिटरेचर को छोड़ के। तो पहला लिटरेचर का पार्ट जो है, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर आपके पास कौन कौन सी है, प्राचीन इतिहास में कितनी आपके पास इंडियन लिटरेचर्स वगैरह थी, उनके बारे में बताइए। और दूसरा हम लोगों को बताइए कि हमारे पास एक और जो बुक्स आती हैं, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बुक के अंदर दिया हुआ है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, लिटरेचर इन पाली, अर्ली द्रविडियन लिटरेचर, मिडाइवल लिटरेचर कौन सी थी, विमेन पोइट्स कौन कौन से थे भक्ति में, ट्रेंड्स इन मिडाइवल लिटरेचर एंड मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। दिस पार्ट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो नहीं पूछता है, बट इनको फॉलो कीजिएगा तो आपका प्री का तो क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा। एट द सेम टाइम इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल, तो कीप इन माइंड, या बहुत इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक को एक बेटर करिए कि लिटरेचर ना आप अलग ही पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है ना बुक्स याद रहती नहीं है, तो लिटरेचर को अलग पढ़ेंगे तो भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच, ये पार्ट तो वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों को आर्किटेक्चर में क्या पढ़ना है? सर आर्किटेक्चर में हड़प्पन आर्किटेक्चर अलग, टेम्पल आर्किटेक्चर अलग। अब इसमें टेम्पल में द्रविडियन, नागरा स्टाइल, विस्तारा स्टाइल, केव आर्किटेक्चर अलग से, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मिडाइवल आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, आई विल से कीप इट not too much important. Contribution of Buddhism and Jainism, very much important, very much important. And rock cut architectures and colonial architecture, keep it like now, उतना important नहीं है, but हाँ जो बाकी के, अब देखिए हड़प्पन में आप लोगों को इससे, क्योंकि स्टार्टिंग वहां से हुआ, टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ साइड से बहुत ज्यादा हुआ है भाई, याद रखिएगा। केव आर्किटेक्चर भी साउथ साइड से बहुत ज्यादा है, इट इज रिलेटेड टू योर रिलीजन एज वेल। सो इंडो इस्लामिक इज नाउ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मिडाइवल, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक टाइप के कितने आर्किटेक्चर्स बनाए गए, तो क्योंकि उन्होंने अलग तरीके से किया, इवन उनकी पेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडर्न इंडियन, सबसे ज्यादा वेटेज एग्जाम के अंदर आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से होती है। फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री द इंटायरली टिल द प्रेजेंट, लाइक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, समाज किस तरीके से, यूरोपियंस पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। आई थिंक इट्स बीन रिटन द सेम टाइम, फिर भी हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। फर्स्ट द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, इसमें सारे मैंने दिए हुए हैं तो मैं पहले वो कर लेता हूं। we start the freedom struggle of the revolt of 1857. But before the revolt of 1857, keep in mind that क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले सर यूरोपियन कॉन्केस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर पढ़ना है तो किसको पढ़ना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द फ्रांस को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। फ्रांस में हम लोगों को कार्नेटिक वॉर के बारे में पता होना चाहिए। 3 कार्नेटिक वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ ही नहीं सकते हो आप। सो यहां पे क्योंकि बाकी भी यूरोपियन कंपनीज आई थी, लेकिन हमारे लिए क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 तक जाना है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद भाई हम लोग कहां चलेंगे? या दैट्स लाइक कीप इन माइंड। या आप देखिएगा कि जब आप लोग इस पार्ट को पढ़ लेते हो, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट एंड फ्रांस के बीच में कार्नेटिक वॉर, उसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है सर? सेकंड पार्ट आपको जो पढ़ना है, आप जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे दैट विल बी द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर्स के बारे में क्यों पढ़ना है भाई? तो इधर से कहानी स्टार्ट होगी और इनके बाद आपको इनका डिक्लाइन भी पढ़ना पड़ेगा, ये डिक्लाइन क्यों हो गए। और याद रखिएगा कि इसी के बाद आपका आ जाएगा थर्ड पार्ट, दैट इज द बैटल ऑफ पानीपत, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड बैटल ऑफ पानीपत तो आपको पता है, इसमें द बैटल ऑफ पानीपत वेरी मच इंपॉर्टेंट।
अच्छा, ये एक पार्ट पढ़ लीजिएगा, बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको नहीं पढ़ते, क्योंकि यहीं से आप लोगों को पता है कि मुगल साम्राज्य का शुरुआत होती है और लोधी डायनेस्टीज को हराने के बाद। लेकिन अब क्योंकि ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि मुगल्स किस तरीके से आए। लेकिन एक चीज और यहां पे याद रखिएगा, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा, दैट इज लाइक द थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है। मोटा सा लगे क्या? Don't know which one I have used right now. चलिए, यहां पे आपको क्या पढ़ना है भाई? यहां पे क्या पढ़ना है भाई? ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे हम लोगों को क्या पढ़ना है सर? तो बैटल ऑफ, कुछ बैटल जो मैं अलग अलग है, बैटल ऑफ प्लासी, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड देन बैटल ऑफ बॉक्सर, क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये सारे अलग अलग से पढ़ेंगे हम लोग। बैटल ऑफ बॉक्सर, ये दो आपके बैटल जो है, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट बने थे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, आप सब जानते हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं हम लोग, बट उतना ज्यादा दिया नहीं है। द रेस्ट यू हैव टू कंप्लीट इट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो एरा स्टार्ट हुआ वो सब आप जानते हैं। अब एरा के हिसाब से यहाँ पे देता है बात की ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। इट स्टार्टेड फ्रॉम द 1858 टू 1905, जिसमें रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट, रोल ऑफ द प्रेस, रोल ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, 1905। उसके बाद अगर आप देखेंगे, स्लाइड थोड़ी इधर उधर हुई हैं तो आप देख लीजिएगा। हाँ, ओके, दिस पार्ट इज नॉट रिलेटेड टू दिस। देन वी विल गो फॉर, आई थिंक मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा ये, इसमें एक स्लाइड शायद कम है। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद अगर आप देखेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद जब काफी सारी चीजें हुई तो ब्रिटिश इंडियन इसके अंदर सब कुछ अंडर आ गया। और इसके बाद आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ने को मिलता है कि रॉबर्ट क्लाइव किस तरीके से इंडिया के ऊपर जो है कंट्रोल करता है। और उसके बाद सर हमारे यहाँ पे एक नया रूल जो इसने निकाला था, दैट वाज अ ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। और उसके बाद बाकी के लोग आना स्टार्ट हो। उसके बाद आपको याद होगा कि इंडिया काफी टाइम तक नेशनलिज्म के लिए लड़ता रहा। और फिर सर कुछ समय के बाद इंडिया के अंदर यहाँ पे अलग अलग जो गवर्नर जनरल्स आए, उन्होंने अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी देना शुरू कर दिया। फिर वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात कर लें, अलग अलग जो आए, फिर रियोतवारी सिस्टम की बात कर लें, महलवारी सिस्टम की बात कर लें, लॉर्ड डलहौजी की बात कर लें, एंड फाइनली सर हम एक बैटल पे लेड करते हैं, एंड दैट बैटल इज नोन एज द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड बिफोर आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि आपके एग्जाम में दिया हुआ है तो यूपीएससी सिलेबस में कि फिर से कहानी शुरू जो हुई इंडिया के अंदर फ्रॉम द 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर कहानी ऐसे बदली कि सर सब कुछ बदल के रह गया। फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टिल आगे जाने के बाद आपको पता चलेगा, यू हैव टू रीड द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर समाजवाद, 1900 सेंचुरी के अंदर किस तरीके से हमारा धार्मिक तब्दीली हुई, समाजी और धार्मिक तब्दीली के बारे में, फ्रॉम द ब्राह्मो समाज, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस ले भी चुका हूं, आई होप आपने देख भी ली होंगी। एंड देन ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, उसकी वजह से किस तरीके से ग्रोथ हुई, इंडिया का पास कैसे डिस्कवर हुआ, प्रेस ने कितना इंपॉर्टेंट रोल किया, वेस्टर्न एजुकेशन ने कितना रोल प्ले किया, पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। और फिर एक जो मूवमेंट चली है सर, जो मूवमेंट इंडिया के अंदर चली, दैट मूवमेंट एक्चुअली स्टार्टेड, बेटा प्लीज ये देख लीजिएगा, आगे पीछे हुई हैं चीजें स्लाइड्स, तो प्लीज देख लीजिएगा। That movement started with this point, that the Swadeshi and boycott movement started. In the 1905, to remember about the 1905 to 1918, the Swadeshi and boycott movement, Surat split, international influence, monumental reform and growth of the communalism. This is in the 1909. And the Surat split and the boycott किस तरीके से हुआ, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन तो मैंने काफी बार ये पढ़ाया भी है। और उसके बाद सर the freedom struggle started. The freedom struggle started with the Mahatma Gandhi
and his Montagu-Chelmsford Reform Act of 1919, Rowlatt Act, Satyagraha and Jallianwala Bagh, Non-Cooperation Movement and Khilafat Movement 1919 and 1920, then suffragists and the non-gender in 1923, emergence of new forces, socialistic idea, youth and trade unionism in 1924, about 1924, revolutionary activities like बहुत सारे Simon Commission and Nehru Report 1927 to 1928, and civil disobedience movement from 1930 to 1934, all about its like round table conference in the 1931, बहुत तीन हुई थी, communal award in 1932, and the participation in the election to legislature 1934 to 1937, and then there was the World War and the Government of India Act 1935, सब दिया हुआ है 1935, and then 1935 के बाद ये वाली स्लाइड लगनी चाहिए थी, that the national movement during the World War second, August offer was the first, individual stress second, growth of the communalism third, peasant movement started, state people started, Cripps mission. अब देखिए इस बीच में क्या हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवेल प्लान, INA, कैबिनेट मिशन, नेशनल अपराइजिंग ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड इंडिपेंडेंस विद द पार्टीशन इंटायरली। या ये स्लाइड्स इधर उधर हुई हैं तो कीप होपफुली आप लोग इसको आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें हम नेशनल बिल्डिंग की बात करते हैं। पार्टीशन इन इट्स आफ्टरमेथ क्या हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसी स्टेट, वेरी वेज मैच इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, reorganization of the state, issue of the official language, tribal consolidation and regional isolation, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 and 6 for the post independence. Okay, for the post independence foreign policy is also important, non alignment movement, Panchsheel wars with Pakistan and China, and nuclear policy हमारी क्या बनी थी। Both keep in mind that the economy is also important, planet development, green revolution, agrarian industrial reform and LPG reform in the post independence. Social popular movement कैसे हुई, communalism, Indian women since the independent, and the most important Naxalism which is also going on. बस सारा ही बता दिया। For the medieval history, major dynasty of early medieval period, the changing dynamic of society, gender issue and the Arabs and the Ghaznavi venture into Arab. फिर उसके बाद कल्चर एंड रिलीजन, सर्कमस्टेंस फ्रॉम 1750 to 1200, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। फिर आता है राइज ऑफ इस्लाम एंड सूफीज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चेंज फ्रॉम दे हमारे लिए इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्ट एंड कल्चर इज क्वाइट वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर, एंड द राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, या 5 मेजर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, एंड इन्वेजन बाय द मोहम्मद ऑफ गोर, द राइज ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, invasion by the Alauddin Khilji, his economic agrarian policies and administration, major the decline of the Delhi Sultanate, किस तरह से decline हुआ, the rise of the spiritualism in fact in both Hinduism and Islam. This is the medieval history. Apart from that, changing nature of the society or rise of the new empire and kingdom in the 15th and early 16th century, provisional dynasties and Vijayanagar empire यहाँ से हमें पढ़ना है, then Lodi dynasty, Vijayanagar Empire, Lodi dynasty, and the early stage of Mughal rule. Spread of the monotheism and spiritual leader like Kabir, Guru Nanak, Mirabai, and the many more. इन सब ने हमारे लिए, देखिए इधर आपको जो इंपॉर्टेंटली सब लोग लग रहा है ना, सूफी एंड द भक्ति मूवमेंट, एंड देन द विजयनगर एम्पायर, क्वाइट वेरी मच, दिल्ली सल्तनत, ये मैंने सारे बोला था कि इंपॉर्टेंट देखिएगा कि मिडाइवल हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर अंडर अकबर किस तरीके से बढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, कल्चर उनका कैसा था, मेजर टेकन बाय द अकबर, कौन कौन से, एक्सपेंसिव पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्पायर, द सक्सेसर ऑफ अकबर, डोमिनेंस ऑफ मुगल रूल, वर्क फॉर द उबुल फाजल, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, उन्होंने क्या काम किया, एंड द इंसेंटिवेशन ऑफ रिलीजियस आइडिया, ट्रेड अगेंस्ट, तो इसमें सारा अकबर के बारे में वो बता रहा है। द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एंड द राइज ऑफ द पेशवास, डू रिमेंबर यहां पे सिर्फ अकबर ही नहीं आएगा, अकबर के बाद भी शाहजहां, जहांगीर, ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे इट्स औरंगजेब। सो इसमें वो काट के लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेनेसां किस तरीके से आया, डिस्कवरी ऑफ सी रूट, रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन, यूरोपियन नेशनल सेटलमेंट, राइज ऑफ द स्लेव ट्रेड, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड द राइज ऑफ द कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में,
ये सारे के सारे मैंने पढ़ाए भी हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद भी कॉजेज ऑफ द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्कोप एंड कोर्स ऑफ द वॉर, रशियन रेवोल्यूशन, एंड ऑफ द वॉर एंड पीस ट्रीटीज, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर ऑफ द लीग्स ऑफ द नेशन, लीग कैसे बनी थी, एंड द वर्ल्ड बिटवीन द टू वॉर्स, यूरोपियन आफ्टर द वॉर, फेसिज्म एंड नेशिज्म, ये नाजिज्म के बारे में, द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड वी स्टार्टेड इन 1929 इन द अमेरिका, emergence of the Soviet Union, nationalist movement in Asia and Africa, the USA has a strong power in today the 21st century. वर्ल्ड वॉर सेकंड के आउटब्रेक्स क्या थे, थ्रेट क्या थे, यूएस किस तरीके से वर्ल्ड वॉर में गया, ग्लोबल नेचर ऑफ द वॉर क्या था, हॉलोकॉस्ट, रेजिस्टेंस मूवमेंट एंड आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। डीकॉलोनाइजेशन मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया था कि यूरोपियन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, राइज ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका, डेवलपमेंट इन द वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, स्प्रेड ऑफ द कम्युनिज्म, कोरियन वॉर नहीं करने का, वियतनाम वॉर नहीं करने का, क्यूबन वॉर नहीं करने का, कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट दीज थ्री, कीप माइंड, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग हटा भी सकते हैं। कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यार, इसमें तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया का साथ आता है और कार्ल मार्क्स का भी इसमें ही पॉइंट आता है, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं। सो कम्युनलिज्म क्या होता है, इस सारी चीजों के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। टॉपिक्स अगर हम देख लें तो यूपीएससी ने ये बहुत रैपिडली किया हुआ है, वरना तो 1 साल लग जाएगा इसमें, भाई डरिएगा नहीं, इतना सारा कुछ नहीं है। टॉपिक वाइज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2019 2020 का भी मेरे पास है, 2018 2017 और 2016 15%, 14%, 15%, 17%, और इस बार 2020 में ये 19% है। तो यानी 19% आपके मार्क्स वो कहां से आते हैं भाई, हिस्ट्री से आते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट आर क्वाइट वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो वो मॉडर्न इंडियन इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया, लेकिन 19% में ये लेके चलता हूं कि 19% आपका पेपर जो है वो हिस्ट्री कंप्लीट करता है, ये आपका पूरा ड्यूरेशन है। सो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है, वो तो आप कर ही लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या करने की है कि सर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, उन सारी चीजों को आपने बहुत अच्छे से देखना है, वेल प्लान मैनर्स में करना है। ये पूरा यूपीएससी का सिलेबस है, प्लीज इसको कॉपी मार लीजिए। अगर कोई भी चीज आपको लग रहा है कि आपने छोड़ दी है तो भाई बहुत खतरा होने वाला है। ये था हमारा हिस्ट्री का। कल हम लोग पॉलिटी के ऊपर बात करेंगे कि पॉलिटी में यूपीएससी क्या क्या पूछता है। सेम वीडियोस हम इसी तरीके से बनाएंगे ताकि आपका पूरा यूपीएससी के सिलेबस के बारे में पता चले। सो होपफुली आपने एंजॉय तो किया होगा, अच्छा भी लगा होगा, काफी सारे पॉइंट्स पता भी चले होंगे, और कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से रैप अप करके हम जल्दी जल्दी यूपीएससी के सिलेबस के बारे में सारा पता कर लें। इतना समय जाया ना करें। अब ऐसा नहीं है कि आप पीछे ही पड़े रहेंगे, यूपीएससी के सिलेबस पूरा साल लगेगा आपको समझने में। बस ये देखना है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, और इस वीडियो के अंदर मैंने वही चीजें दिखाई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो मैं पढ़ाता हूं और जो बुक्स के अंदर है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। एक मैसेज आप लोगों के लिए, आपकी बहुत सारी मैसेज आ रही है रिगार्डिंग बुक्स की। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि गिव सम टाइम, एटलीस्ट आपकी बुक्स आपको मिल जाएंगी। यदि अगर आप मेरे किसी भी कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस नंबर। आप कोशिश करें, और अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में मैं आपकी कोई गाइडेंस कर सकूं और आपको पढ़ाऊं, होपफुली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देयर आर फ्री क्लासेस गोइंग ऑन एन अकेडमी, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, और टाइमिंग आप देख सकते हैं। मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन करें ताकि आपको मेरी आने वाली क्लासेस के बारे में भी पता चले। अगर कोई भी दिक्कत आए और आपने ये सारा देखने के बाद आपको कुछ मन में सवाल होंगे कि कुछ चीज़ें आपसे छूट गई हैं, या उनको हम पूरा कर सकते हैं, और आप बताइएगा कि इसमें से जो टॉपिक मैंने आपको बताए उनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सोहेल तुर्की उसकी के ऊपर वीडियो बनाएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।